हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका पुनः हमारे चैनल में। आज जो है हम आरसीसी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी के आगे जितना हम कल पढ़े थे। यहाँ पर हमने जो अभी तक देख लिया है वो बेसिक चीज़ें हमने देख लिया। कल भी हमने आपको बताए थे या प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बता दिया था कि हमने जितना भी बेसिक चीज़ें थी वो बेसिक चीज़ें हमने देख लिया। वहाँ पर कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे चेकिंग करेंगे, ठीक है। अब बात यह आती है कि मान लीजिए आपके पास कोई लोड का मान दे दिया, ठीक है, उसका स्पैन भी आपको दे दिया और फिर कह रहा है कि हमारे लिए एक बीम का डिजाइन कीजिए, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ आवश्यक है, उसमें क्या क्या चीज़ आवश्यक है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक कमरा है, उस कमरे की जो भी लंबाई है, ठीक है, जो भी रूम है, बेडरूम हो सकता है, किचन भी हो सकता है, कोई भी रूम है हम मान रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास रूम है उस रूम पर एक बीम हमें डालना है और उस बीम की जो स्पैन दिया गया है वहाँ पर 4 मीटर दिया गया है, मान लेते हैं 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, जो भी आपको मानना है मान लीजिएगा, ठीक है। जो भी स्पैन दिया गया है वो 6 मीटर दिया गया है। हाँ, इस बीम पर जो भी आने वाला लोड है वो कौन कौन सा लोड है, स्लैब का आने वाला लोड है, ठीक है। फिर उसके ऊपर जो भी चल और अचल भार होंगे, डेड लोड या लाइव लोड जो भी होंगे, वो लोड भी उस पर क्या होगा, इंक्लूड किया जाएगा। तो हम कहेंगे क्या कि बीम पर आने वाले सभी प्रकार के लोड भी आपको पता है। स्पैन पता हो गया, बीम पर आने वाले सभी प्रकार के लोड भी पता हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको डिजाइन स्टार्ट कर देना है, ठीक है। हो सकता है हमें कंक्रीट का ग्रेड पता हो, स्टील का ग्रेड पता हो, और हो सकता है ये भी हमें ना दिया जाए, केवल स्पैन पता चल गया, लोड पता चल गया। अब हमें पता करना है कि इस पर जो बीम हम डालेंगे इस बीम का साइज क्या होगा, चौड़ाई गहराई क्या होगी, ठीक है, इसमें कितना स्टील पड़ेगा, कितने नंबर में पड़ेगा, वो भी हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो पूरा हो गया डिजाइन के अंतर्गत। लेकिन अब हम देखना ये है कि क्या ये बीम सेफ रहेगा, ठीक है। हमने डिजाइन तो कर लिया लेकिन हमें चेक करना है कि क्या ये बीम सेफ रहेगा। तो चेकिंग के लिए हम किस में करते हैं, हमने कहा कि सबसे पहले हम चेकिंग करते हैं रेनफोर्समेंट में, फिर हम चेकिंग करते हैं सीयर रेनफोर्समेंट में, ठीक है, या हम कहेंगे सीयर में, ठीक है। पहले हम चेकिंग किए कहाँ पर, मेन रेनफोर्समेंट, फिर कहाँ पर चेकिंग किए, सीयरिंग में चेकिंग किए, फिर हम डेवलपमेंट लेंथ में भी चेकिंग करते हैं। क्लियर हुआ। जब इन प्रकार इन सभी में चेकिंग में हम चेकिंग किया गया, हम कह रहे हैं क्या, जब इन सभी में हमने चेकिंग किया और चेकिंग करने के बाद वहां पर आपका बीम सेफ आ रहा है, तो हम कहेंगे कि जो भी हमने डिजाइन किया है बीम का वो हमारा सेफ रहेगा, अर्थात आने वाले सभी प्रकार के लोड को क्या करेंगे, वो आसानी से बियर कर सकता है। बताओ क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये सभी स्टेप हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्टेप लिखते हैं, ठीक है। अब हम बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक जो हमने 31-32 लेक्चर आपका बना है, ठीक है, हमारे ख्याल से 32 लेक्चर्स हो चुके हैं और इन सभी में हमने सारी बेसिक चीज़ें आपको बता दिया है, सारी बेसिक चीज़ें हमने आपको बता दिया है। हम सिर्फ यहाँ पर क्या करेंगे, अब स्टेप लिखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, जो भी डाउट्स होगा वो डाउट्स आप हमसे क्लियर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, बीम्स के बारे में। बीम हमारा क्या होता है, बेसिक चीज़ ये भी है, थोड़ा सा समझ लीजिए। बीम, तो जो बीम है उसको हमने बता दिया है। अब देखो बीम में सामान्यतः, ठीक है, क्या क्या आता है, एक होता है सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, ये सब आपको पता ही है, ठीक है। फिक्स बीम ये भी आपको पता है, कैंटिलीवर बीम ये भी आपको पता है, ठीक है, कंटिन्यूअस बीम ये भी आपको पता है, ठीक है, कंटिन्यूअस बीम पता है। अब हम सिंपली सपोर्टेड बीम की अगर हम बात करेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम की अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे ये दो प्रकार से होता है। एक होता है आपका सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है डबली रेनफोर्स्ड बीम। जो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम होता है वही हमारा टी बीम में भी होता है, ठीक है। आप सिंपल भाषा समझिए, ठीक है, हम इसको हटा दे रहे हैं, हमने किसी भी बीम को कह दिया, किसी भी बीम को रेनफोर्समेंट के आधार पर दो भाग में डिवाइड कर दिया है। एक हमारा है सिंगली रेनफोर्स बीम, दूसरा हमारा क्या है, डबली रेनफोर्स बीम। क्लियर हुआ। यदि मेन रेनफोर्समेंट न्यूट्रल एक्सिस के नीचे या टेंसाइल जोन में ही अप्लाइड किया जाए या प्रोवाइड किया जाए तो हम कहेंगे वो हमारा क्या होगा, सिंगली रेनफोर्स बीम। क्लियर हुआ। हमने क्या कहा, यदि मेन रेनफोर्समेंट न्यूट्रल एक्सिस के नीचे या टेंसाइल जोन में ही प्रोवाइड किया जाए तो उसको हम कहेंगे क्या, सिंगली रेनफोर्स बीम, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होगा, यदि मेन रेनफोर्समेंट न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर तथा नीचे
दोनों क्षेत्र में प्रोवाइड किया जाए तब उसको हम क्या कहेंगे, डबली रेनफोर्स बीम। बता क्लियर बात। अब किसकी स्ट्रेंथ अधिक हो सकती है, हम कहेंगे इसकी अधिक होगी। ठीक है, यदि क्रॉस सेक्शन को सेम रखा जाए तो हम कहेंगे इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या हो जाएगी, अधिक होगी। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी इसका अधिक होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जितना, ठीक है, मान लीजिए कोई लोड है और वो लोड आपका है 100, इस 100 किलो न्यूटन के लोड को बियर करने के लिए डी का मान कुछ आपने निकाला। ठीक है, अब इसी 100 किलो न्यूटन के लोड को बियर करने के लिए जब हम डबली रेनफोर्स बीम लगा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका डी डैश होगा, यहाँ पर जो आपका डी डैश होगा वह डी डैश कम हो जाएगा किससे, डी से। अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि जब डबली रेनफोर्स बीम बनाएंगे तो हम कहेंगे इसकी अपेक्षा इसकी गहराई क्या होती है, थोड़ा सा कम हो जाती है। इसके और ढेर सारे फायदे हैं, तो जब हम डबली रेनफोर्स बीम बढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे। ठीक है, ढेर सारे फायदे हैं। ठीक है, अर्थात इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अधिक होता है, इसमें डिफ्लेक्शन कम होता है। ठीक है, दूसरी बात इसकी साइज क्या होती है, थोड़ा सा कम होती है, देखने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसके ढेर सारे फायदे हैं, वो फायदे हम डबली रेनफोर्स बीम में चलाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे क्या सिंगली रेनफोर्स बीम। क्लियर वहाँ से। तो सिंगली रेनफोर्स बीम का हम डिजाइन सबसे पहले देख रहे हैं। ठीक है, एक एक करके हम डिजाइन देखेंगे। सिंगली रेनफोर्स बीम हो जाएगा, डबली रेनफोर्स बीम हो जाएगा, लिंटल हो जाएगा, कैंटिलीवर बीम हो जाएगा, कंटिन्यूअस बीम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टी बीम भी हो जाएगा, फिर स्लैब भी रहेगा, फिर कॉलम भी रहेगा, स्टेयरकेस भी रहेगा। ठीक है, इन सभी का हमें डिजाइन देखना है। क्लियर वहाँ से। और चेकिंग हमें सब में करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे क्या सिंगली रेनफोर्स बीम। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या सिंगली रेनफोर्स बीम। ठीक है, इसको मिलता है डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम। बता देंगे। ठीक है, गिवन में इसमें क्या क्या दिया जाएगा, आप तुरंत जो है लिखते हुए चलिएगा इसको। गिवन में क्या दिया जाएगा, लोड दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्पैन दिया जाएगा। स्पैन में आपका क्लियर स्पैन भी हो सकता है, इफेक्टिव स्पैन भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर स्पैन भी हो सकता है, इफेक्टिव स्पैन भी हो सकता है। क्लियर हो सकता है और इफेक्टिव स्पैन भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद और क्या दे सकता है, ठीक है, और दे सकता है आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील। ठीक है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी दे सकता है, ग्रेड ऑफ स्टील भी दे सकता है। फिर अगला टाइप ऑफ बीम भी बोल सकता है, टाइप ऑफ बीम भी बोल सकता है। मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम है, कैंटिलीवर बीम है, कि कंटिन्यूअस बीम है, कि टी बीम है। ठीक है, ये चीज भी यहाँ पर दे सकता है। क्लियर वहाँ से। ठीक है, तो हम सिंगली रेनफोर्स की हम बात कर रहे हैं। सिंगली रेनफोर्स में आपका सिंपली सपोर्टेड भी हो सकता है, ठीक है, टी बीम भी हो सकता है। क्लियर हो नहीं यहाँ से। डबली रेनफोर्स नहीं होगा, हाँ कैंटिलीवर भी यहाँ पर हो सकता है। क्लियर वहाँ से। ठीक है, तो ये इतना चीज आपको दिया जाएगा। अब इन सभी चीजों में क्या क्या आवश्यक है, ठीक है, तो हम कहेंगे 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर, ये तीनों आपके आवश्यक हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील अगर नहीं भी रहेगा तो भी हम वहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं IS कोड 456/2000 के अनुसार, ठीक है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो भी होता है M20 लिया जाता है। किसके लिए, RCC के लिए। ठीक है, और जो भी स्टील होगा FY 415 लिया जाता है। क्लियर वहाँ से। ठीक है, इतना चीज हमने देख लिया। यहाँ पर टाइप ऑफ बीम दिया जाएगा, अगर नहीं दिया जाएगा तो आप गलत करके चले आओगे, भाई वहाँ पर पता नहीं है हमें कि टी बीम बनाया है, कि हमें पता नहीं है डबली रेनफोर्स, ठीक है, या हमें पता नहीं है कैंटिलीवर है, या हमें पता नहीं है सिंपली सपोर्ट बीम है। तो हमें कहेंगे टाइप ऑफ बीम हमें ज्ञात होना चाहिए, ताकि उसी के आधार पर हम यहाँ पर डिजाइन स्टार्ट कर सकें। क्लियर बात है। तो गिवन में इतना चीज आपके पास होना आवश्यक है, ठीक है। अब स्टेप नंबर हम 1 स्टार्ट कर रहे हैं, स्टेप नंबर 1, ठीक है, आप लोग लिखते हुए चलिएगा। स्टेप नंबर 1, अगर स्टेप नंबर 1 की हम बात करेंगे, ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या कैलकुलेशन ऑफ, नहीं कैलकुलेशन नहीं, सबसे पहले हम एजम्पशंस बात करेंगे। स्टेप नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एजम्पशन फॉर बी एंड डी, ठीक है, ये क्या है विड्थ और डेप्थ, ठीक है, किसके एजम्पशन की हम बात कर रहे हैं, बीम की चौड़ाई और बीम की गहराई। तो हम जानते हैं क्या कि बीम की गहराई को डिफ्लेक्शन को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है,
ठीक है। जब हम डिफ्लेक्शन को ध्यान में रखते हुए लेंगे तो वहाँ पर हम जानते हैं क्या कि कैंटिलीवर के लिए डिफ्लेक्शन को ध्यान में रखते हुए बी और डी का जो रेशियो होता है, यल और डी का जो रेशियो होता है 7 होता है, ठीक है। यल और डी का रेशियो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हम बात करेंगे, ठीक है, 20 होगा। कंटिन्यूअस बीम के लिए बात करेंगे हम 26 होता है, ठीक है। किसका? लेंथ और इफेक्टिव डेप्थ। तो उस आधार पर भी ले सकते हो, लिमिट स्टेट में हम उसी के आधार पर लेते हैं। क्लियर हुआ? जब वर्किंग स्ट्रेस की हम बात करेंगे तो वहाँ पर बी और डी का रेशियो भी लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए सामान्यतः, ठीक है, जनरली, ठीक है, जो डेप्थ और विड्थ का रेशियो होता है वह 2 लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 2। डेप्थ और विड्थ का जो भी रेशियो रहेगा वह कितना लिया जाता है? 2 लिया जाता है सामान्यतः अगर हम बात करेंगे तो डी और वी का जो रेशियो रहेगा कितना लिया जाएगा? वो 2 लिया जाएगा, ठीक है। ये तो आपका पहला कंडीशन हो गया। अब देखो दूसरा में यहाँ पर टेबल बना रहे हैं और इस टेबल के आधार पर भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ बीम, यहाँ पर हम देख रहे हैं डेप्थ, ठीक है। उसके बाद हाँ टाइप्स ऑफ बीम, यहाँ पर आपका है डेप्थ और फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा विड्थ, बता दो क्लियर होना से। टाइप ऑफ बीम हो गया, डेप्थ हो गया और विड्थ हो गया। टाइप ऑफ बीम में अगर हम बात करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, उसके बाद कंटिन्यूअस बीम। जब हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पर स्पैन बाई 10 टू स्पैन अपॉन 12। कैंटिलीवर की हम बात करेंगे वही चीज़ यहाँ पर भी रहेगा, स्पैन अपॉन 5 टू स्पैन अपॉन 6। कंटिन्यूअस की हम बात करेंगे स्पैन अपॉन 15 टू स्पैन अपॉन 18, ठीक है। शायद इसमें छोटा हो गया, दिख नहीं रहा है, देखो हम बोल दे रहे हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए स्पैन बाई 10 से स्पैन बाई 12 लिया जाएगा, जबकि कैंटिलीवर बीम के लिए स्पैन बाई 5 टू स्पैन बाई 6, ठीक है। इसको कहीं पर स्पैन बाई 4 भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, आप मान सकते हो। कंटिन्यूअस के लिए हम बात करेंगे स्पैन बाई 15 टू स्पैन बाई 18, क्लियर हो, 15 से 18। जब हम विड्थ की बात करेंगे तो ये आएगा d/2 से d/3, यहाँ पर भी यही रहेगा d/2 से d/3, यहाँ पर भी यही रहेगा d/2 से d/3, क्लियर हुआ। अर्थात जो डेप्थ है उस डेप्थ का 2 से और 3, मतलब डेप्थ/2 से डेप्थ/3, ये तीनों में ही आपका लिया जाएगा, क्लियर हुआ से, ठीक है। ये तो आपका मिल गया न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, कभी कभी प्री में कुछ और पूछ लेता है, ठीक है। कुछ और का मतलब क्या कि मान लीजिए नॉर्मल लोड आ रहा है तब कितना लिया जाएगा डेप्थ का मान, यदि मीडियम लोड आ रहा है तब कितना लिया जाएगा, यदि हैवी लोड आ रहा है तब डेप्थ का मान कितना लिया जाएगा, सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए, ठीक है। ये आपका हो गया न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। न्यूमेरिकल में हम ये चीज सॉल्व करेंगे। अब आपके प्री में क्वेश्चन में करके कुछ पूछता है और, ठीक है, प्री के क्वेश्चन में कुछ और पूछता है, हम उस चीज को भी यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। उस चीज को भी आप लोग लिख लीजिएगा और वह समानता, ठीक है, वो समानता आपका प्री के एग्जाम में पूछता है, ठीक है। देखो यहाँ पर फॉर लाइट वेट, ठीक है, क्या है डेप्थ, ठीक है, हम डेप्थ की बात कर रहे हैं। फॉर लाइट वेट जो भी डेप्थ होगा वो स्पैन बाई 15 से स्पैन अपॉन 20 लिया जाएगा, ठीक है। मीडियम वेव, नॉर्मल वेव, ठीक है, यह मीडियम डेप्थ का मान जो भी होगा L/10 से L/15 लिया जाएगा, ठीक है। हैवी वेट की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर डी का मान L/5 टू L/10 लिया जाता है, ठीक है। इतना चीज आपको पता चला नहीं यहाँ से। जब भार का मान अधिक होगा गहराई वहाँ पर अधिक रखेंगे, ठीक है। वेट आपका नॉर्मल होगा मतलब इससे कम है इससे ज़्यादा है। अब आपके दिमाग में आएगा कैसे हमें पता चलेगा ये ज़्यादा है कम है, ठीक है, बात पता चल जाती है ना कि कैसे हमें पता चलेगा ज़्यादा है कम है,
ठीक है। तो ये आपका कंफर्म नहीं रहता है, कंफर्म आप यहाँ से करते हैं ना कि यहाँ से, ठीक है। तो जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो न्यूमेरिकल हम 10 से 12 मार्क लगाएंगे, लेकिन जब प्री के एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है तो वहाँ पर हम इस चीज़ को लेकर के चलेंगे, इस चीज़ को लेकर के वहाँ पर हम चलेंगे। बता क्लियर बात, ठीक है। या अगर आपके दिमाग में और आ रहा होगा तो हम जानते हैं क्या डिफ्लेक्शन, जब हम डिफ्लेक्शन को ध्यान में रखते हुए किसी भी बीम का डिजाइन करते हैं, जब हम डिफ्लेक्शन को ध्यान में रखते हुए किसी भी बीम का डिजाइन करते हैं तो वहाँ पर जो गहराई ली जाती है, ठीक है, वहाँ पर जो गहराई ली जाती है, ठीक है, देखो यहाँ पर डिफ्लेक्शन को ध्यान में रखते हुए जो भी गहराई ली जाएगी, डिफ्लेक्शन को ध्यान में रखते हुए डिफ्लेक्शन के आधार पर, ठीक है, जो भी डी का मान होता है, जो भी डी का मान होता है, देखो यहाँ पर हम लिखते हैं यल और डी का जो रेशियो होता है वो 7 होता है, यल और डी का रेशियो 20 होता है, यल और डी का रेशियो 26 होता है। ये किसके लिए है? कैंटिलीवर बीम के लिए, ठीक है, ये सब पीछे आपको पढ़ाया गया है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, और ये किसके लिए है? कैंटिलीवर बीम के लिए। क्लियर हुआ? अब आपके दिमाग में आ गया हम किसको लेकर चले, यहाँ तो 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ठीक है, तो किसी भी लेकर के चल सकते हो, किसी को भी लेकर चलोगे, ठीक है, प्रोसेस आपका सही रहेगा, गलत नहीं रहेगा, ठीक है, किसी को भी लेकर चल सकते हो। अब बात आती है कि लिमिट स्टेट में जब हम बात करते हैं तो कभी कभी हम डिफ्लेक्शन को लेकर के सॉल्व कर देते हैं और कभी कभी जो हम अभी पहले लिखे थे उसके आधार पर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हम किसके लिए लिखे हैं? ये प्री के एग्जाम के लिए लिखे हैं, ठीक है, प्री एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो चाहे हम इसको लेकर के चलें और चाहे जो हम पीछे टेबल लिखे थे उसके आधार पर चलेंगे। क्लियर हुआ? तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम इस चीज को लेकर चलते हैं, अर्थात यल और डे का जो रेशियो है, अगर हम इसको मान के चलते हैं तो हो सकता है वहां पर कभी कभी हमें रीडिजाइन करने की आवश्यकता पड़ जाए। क्लियर हुआ? लेकिन जो इसके पहले हम टेबल बनाए थे, ठीक है, इसके पहले जो हम टेबल बनाए थे उस टेबल से रीडिजाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। लिमिट स्टेट में बिल्कुल नहीं पड़ेगी, वर्किंग स्टेट में हो सकता है कभी कभी जरूरत पड़ जाए। क्लियर हुआ? तो जो भी हम न्यूमेरिकल लगाते हैं हम इसको भी लेकर लगा सकते हैं, उसको पहले जो टेबल बनाए थे उसके आधार पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में आपका क्या रहेगा? सेफ रहेगा। बता क्लियर हुआ? ठीक है, तो डेप्थ हमने देख लिया और विड्थ भी हमने यहाँ पर देख लिया है। यहाँ से डी का मान मिल जाएगा और जब हम विड्थ का मान निकालेंगे अर्थात चौड़ाई निकालेंगे d/2 से d/3 हम वहाँ पर मान लेंगे। बताइए क्लियर हुआ से? ठीक है, तो साइज हमने बीम देख लिया, साइज हमने देख लिया, बी और डी हमें दोनों मिल गया। स्टेप नंबर 2 की हम बात करते हैं। अब जब हम स्टेप नंबर 2 की बात करेंगे तो स्टेप नंबर 2 में हमें इफेक्टिव स्पैन की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हुआ? देखो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन फॉर इफेक्टिव स्पैन। ठीक है, कैलकुलेशन फॉर इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन यहाँ पर निकालेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे LE इज इक्वल टू L प्लस A/2। LE इज इक्वल टू, ठीक है, ए यहाँ पर कर रहे हैं L प्लस A/2 प्लस B/2। अभी हम बता रहे हैं क्या है ये। ठीक है, दोस्तों तीसरा LE इज इक्वल टू L प्लस स्मॉल d। स्मॉल d क्या होता है? इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, इसमें से जो कम रहेगा, इसमें से जो कम रहेगा। चलिए देखते हैं ए बी क्या है। ये हमारे पास एक बीम है, यहाँ पर हमने सपोर्ट बना दिया है, यहाँ पर भी हमने सपोर्ट बना दिया है। इसको हम मान लेते हैं ए और इसको हम मान लेते हैं क्या? बी। यहाँ से तक की जो स्पैन है उसको हम बोलते हैं क्लियर स्पैन। ठीक है, इनके बीच से इनके बीच की जो डिस्टेंस होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? इफेक्टिव स्पैन। ठीक है, तो A/2 और B/2, यहाँ पर हमने ए का लिखा। जब दोनों सपोर्ट एक ही साइज के लिए गए हों, जब दोनों सपोर्ट एक ही साइज के लिए गए हों तो हम वहाँ पर ये लगा देते हैं। जब दोनों सपोर्ट अलग अलग साइज के लिए गए हों तो ये लगा देते हैं। ठीक है, और जब ये हमें नहीं पता है, अर्थात सपोर्ट वहाँ पर गिवन नहीं है, हमें सपोर्ट वहाँ पर मानने की जरूरत है, तब हम LE का मान L प्लस D के आधार पर ले लेते हैं। क्लियर हुआ? जैसे बोल देगा कि एक बीम है,
ठीक है, सिर्फ बीम, और ये सिंपली सपोर्टेड है और दो आलम्बों पर अपना टिकाया गया हुआ है। हमें वहाँ पर सपोर्ट की थिकनेस नहीं पता है, और जब सपोर्ट की थिकनेस या सपोर्ट की विड्थ हमें नहीं पता है तो वहाँ पर हम L प्लस डी करके L इफेक्टिव का मान निकाल लेते हैं। क्लियर हो यहाँ से? ठीक है, और ये स्मॉल डी कहाँ से लेगा भाई, जो भी आप माने थे ऊपर, ठीक है, वहाँ से उचित कवर घटा करके हम डी का मान वहाँ से निकाल सकते हैं। हो जाएगा। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। अब इसी प्रकार से हम, ठीक है, अब इसी प्रकार से हम, ठीक है, कैंटिलीवर बीम के लिए भी देख लेते हैं। कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम, जब हम कैंटिलीवर बीम की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका आएगा L इज इक्वल टू L प्लस A/2, और दूसरा आपका रहेगा L इज इक्वल टू L प्लस D/2। अब इन दोनों में भी जिसका मान कम होगा, इन दोनों में भी जिसका मान कम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कैंटिलीवर बीम के लिए इफेक्टिव लेंथ या इफेक्टिव स्पैन। बताओ क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये इतना आपका हो गया। ठीक है, ये इतना आपका हो गया। अब दूसरा स्टेप भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरे स्टेप की बात करेंगे। ठीक है, तीसरे स्टेप की बात करेंगे। जब तीसरे स्टेप में जाएंगे हम, तो वहाँ पर हम लोड का कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर हुआ? लोड का कैलकुलेशन, ये सब एक क्रम से बैठाइएगा। जब क्रम से बैठाए रहेंगे तब जल्दी से आपका हो जाएगा। ठीक है, तीसरा स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ लोड। लोड का कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक है, लोड या डिजाइन लोड भी आप कह सकते हो, कैलकुलेशन आप डिजाइन लोड भी कह सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो आने वाला भार, फिर इसका सेल्फ वेट, अर्थात हम कहेंगे लाइव लोड और डेड लोड। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर हम देख रहे हैं क्या, अपकमिंग लोड, बराबर हम मान लेते हैं क्या है ये, W1। ठीक है, W1, फिर B सेल्फ वेट, हम मान लेते हैं क्या है ये, W2। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे टोटल लोड, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ पर W आपका किलो न्यूटन भी हो सकता है, किलो न्यूटन प्रति मीटर भी हो सकता है। ठीक है, तो मात्रक अपना देख लीजिएगा, जो मात्रक रहेगा यहाँ पर वही मात्रक हमारा यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेंगे टोटल लोड, और जब हम LSM की बात करेंगे ये आपका हो जाएगा WSM में। ठीक है, हम अब LSM की बात करते हैं, और LSM में आपका लोड फैक्टर ले आता है। ठीक है, लोड फैक्टर, जब हम लोड फैक्टर की बात करेंगे तो WU इज इक्वल टू 1.5 W1 प्लस W2। ठीक है, W1 प्लस W2, और ये आपका ले जाएगा कहाँ पर, ये आपका ले जाएगा LSM में। क्लियर हुआ? WSM में क्या लेंगे भाई, WSM में केवल ये लोड ले जाएगा, जबकि LSM में आपका ये वाला लोड लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, 3 स्टेप हो गया। अब चौथा नंबर स्टेप की हम बात करते हैं, स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, और स्टेप नंबर 4 में आपका होगा कैलकुलेशन फॉर डिजाइन मोमेंट, कैलकुलेशन फॉर डिजाइन मोमेंट, कैलकुलेशन फॉर डिजाइन मोमेंट। ठीक है, जब डिजाइन मोमेंट की हम बात करेंगे, अब देखो एक तरफ हम LSM लिख दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम आपका WSM लिख देते हैं। ठीक है, तो कहाँ भाई, नीचे जगह नहीं है ज़्यादा, ऊपर हम लिखेंगे। ठीक है, 2 टेबल बना लीजिए, एक तरफ बना लीजिए LSM का, दूसरी तरफ बना लीजिए WSM का। ठीक है, एक तरफ LSM का और दूसरी तरफ WSM का। चलो, WSM हो गया, और इधर आपका हो गया LSM। ठीक है, अच्छा सुनिए, जब आपका लिखने को आएगा SSC JEE के मेंस में, तब वहाँ पर WSM का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे हम, LSM का यूज करेंगे। ठीक है, अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बोल दिया कि WSM से बताइए, तब WSM से बताएंगे। अगर कुछ नहीं बोला है तो वहाँ पर हमें LSM से ही लिखना रहेगा, तो वहाँ पर आपको WSM करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन हम बताते हुए दोनों चल रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जब हम WSM की बात करेंगे, ठीक है, तो MR इज इक्वल टू जो भी आएगा WL²/8। ये किसके लिए है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, और फिर यूडीएल कार्य कर रहा है। सिंपली सपोर्टेड बीम है और यूडीएल कार्य कर रहा है। MR इज इक्वल टू WL/4, MR इज इक्वल टू WL/4। सिंपली सपोर्टेड बीम है लेकिन पॉइंट लोड कार्य कर रहा है। MR इज इक्वल टू WL²/2, कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, लेकिन यूडीएल के साथ,
कैंटिलीवर बीम है लेकिन यूडीएल के साथ, ठीक है। एम आर इज इक्वल टू WL/2, ये किसके लिए है, कैंटिलीवर बीम है लेकिन पॉइंट लोड है, कैंटिलीवर बीम है लेकिन पॉइंट लोड है। एम आर इज इक्वल टू WL/12, ठीक है। फिक्स्ड बीम है लेकिन कौन सा, यूडीएल के साथ, बता दें यहाँ से, ठीक है। ये इतना चीज आपका मिल गया किसमें, WSM में, ठीक है। एम आर इज इक्वल टू अर्थात मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसमें, सिंपली सपोर्टेड बीम यूडीएल के लिए कौन सा होगा, WL/8, ठीक है। WL/4 ये कहाँ पर यूज किया जाएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम है लेकिन पॉइंट लोड आ रहा है, ठीक है। एम आर इज इक्वल टू WL/2 किसके लिए, कैंटिलीवर बीम यूडीएल, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे WL/2 किसके लिए, कैंटिलीवर लेकिन पॉइंट लोड है। एम आर इज इक्वल टू WL/12 और ये किसके लिए है, फिक्स बीम लेकिन यूडीएल फोर्स के लिए है। अब वही चीज हम इधर भी बात करते हैं, ठीक है। अब वही चीज हम LSM में बात करते हैं, इसमें आपका आएगा MU, ठीक है। MUD लिख देते हैं, मोमेंट डिजाइन, ये हमारा रहेगा सिंपली सपोर्ट, देखो सिंपली सपोर्टेड यूडीएल के लिए हम बात कर रहे हैं, सिंपली सपोर्टेड यूडीएल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख दिए हैं, आगे नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, लोड के स्थान पर लोड फैक्टर ले लेंगे L/8, MUD इज इक्वल टू WU इंटू, ठीक है, WU इंटू L/4। यहाँ पर हम MUD इज इक्वल टू बात करेंगे, ठीक है, कैंटिलीवर यूडीएल है, WU इंटू L/2। यहाँ पर हम बात करेंगे MUD का, ये आएगा WU इंटू L/2, यहाँ पर स्मॉल W कर देते हैं, कैपिटल W रहेगा क्योंकि पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड में कैपिटल W करना है, यूडीएल में स्मॉल W करना है, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं MUD, ये आपका आएगा, UD आपका नीचे रहता है, ठीक है, इतना छोटा आपको दिख रहा है, ऊपर हम लिख दें, लिख लेना आप, ठीक है। यहाँ पर जो रहेगा आपका WU इंटू L/12, बता दो क्लियर बात है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर डिजाइन मोमेंट का कैलकुलेशन कर लिया है, डिजाइन मोमेंट, ठीक है, WSM में भी और LSM में भी, ठीक है। ठीक है, WSM हो जाएगा, LSM हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेशन हमने कर लिया डिजाइन मोमेंट का, अब उसके बाद हम डेप्थ ऑफ बीम निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम डेप्थ ऑफ बीम निकालेंगे, डेप्थ ऑफ बीम में हम दोनों बता रहे हैं, ठीक है, WSM से भी LSM से भी कोई डिफरेंस नहीं रहता है, हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। जो भी स्टेप होगा, कौन सा स्टेप था, लोड हो गया 4 नंबर, मोमेंट हो गया 5वां, स्टेप नंबर 5 होगा आपका, ठीक है, डेप्थ ऑफ बीम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन फॉर डेप्थ ऑफ बीम, कैलकुलेशन फॉर डेप्थ ऑफ बीम की हम जब बात करेंगे, चूंकि हम जानते हैं MR इज इक्वल टू QBD², और यहाँ से आपका D रिक्वायर का मान आ जाएगा, D रिक्वायर अंडर रूट में MR/Q इंटू B, ये कहाँ पर यूज किया जाएगा, WSM में, ये कहाँ पर यूज किया जाएगा, WSM में, ठीक है। अगला चूंकि हम जानते हैं MU लिमिट इज इक्वल टू RU इंटू BD², और यहाँ से जो आपका D रिक्वायर का मान आएगा वो आपका आ जाएगा MU लिमिट और पूरे को बटा RU इंटू B, ठीक है। RU का मान और Q का मान, इसके लिए आपका टेबल पीछे बनाया गया है, वहाँ पर जाकर के आप उठा के देखिए, ठीक है, वहाँ से उठा के देख लेंगे तो यहाँ से आपका, ठीक है, D रिक्वायर का मान आ जाएगा, ये आपका WSM का है, किसका है, LSM का है, ठीक है। दोनों आपको मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा, ठीक है, डेप्थ आप भी यहाँ से मिल जाएगा। अब इसमें हम बात करेंगे, क्या, इफ D रिक्वायर्ड इज लेस देन D एज्यूम, मतलब जो आप स्पैन और डेप्थ रेशियो के आधार पर D का मान एज्यूम किए थे, उससे D रिक्वायर का मान कम होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये डिजाइन हमारी क्या रहेगी, यहाँ पर सेफ रहेगा, डिजाइन हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर सेफ। लेकिन ठीक है, इफ D रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन D एज्यूम, ठीक है, D एज्यूम, हम यहाँ पर कहेंगे कि रीडिजाइन करने की आवश्यकता पड़ेगी, अब बात आप कहते हैं कैसे इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं क्या कि जो D रहता था, एज्यूम जो किए थे, उसी के आधार पर हम सेल्फ वेट निकाले थे। अगर इसका मान, ठीक है,
90 या 100 मान करके हम डिजाइन सेल्फ वेट निकाल लिए। अब इसका मान आ गया 70 या 80 या 90, हम कह रहे हैं इससे कम है अर्थात ये सेफ रहेगा। लेकिन जब डी एज्यूम 100 था और इसका मान आ गया 120, हम कह रहे हैं क्या कि 20 जो न्यूटन है, 20 किलोग्राम जो है या 20 किलोन्यूटन जो है, इसका भार अधिक आ रहा है, अर्थात ये बीम जो है अधिक बड़ी हो रही है। जब बीम का साइज अधिक होगा तो उसका सेल्फ वेट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब सेल्फ वेट इंक्रीज हो जाएगा तो हम कहेंगे क्या कि हमने सेल्फ वेट इसके आधार पर निकाला है, लेकिन यहाँ पर सेल्फ वेट तो अधिक आ रहा है, तो हम कहेंगे ऐसे केस में बीम आपकी क्या होगी, फेल हो सकती है। क्लियर हुआ? तो हमें आवश्यक क्या है कि जो भी डी रिक्वायर होना चाहिए वो डी एज्यूम से कम होना चाहिए, तो हम कहेंगे वहां पर क्या होगा, बीम आपका सेफ रहेगा। अगर मान लीजिए सेफ नहीं हो रहा है तो रीडिजाइन करने की आवश्यकता पड़ेगी। रीडिजाइन के लिए क्या करेंगे, जो अतिरिक्त डेप्थ आया उसके लिए हम अतिरिक्त डेड लोड निकालेंगे और उस डेड लोड के आधार पर हम नया बेंडिंग मोमेंट तैयार करेंगे। नया बेंडिंग मोमेंट के आधार पर हम डी रिक्वायर का मान भी निकालेंगे। ठीक है ना? तो इतना आपका हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं करना है कि पुनः आप चल के डी रिक्वायर का मान फिर से ज्ञात कीजिए, नहीं। जब पुनः आप डी रिक्वायर निकालेंगे तो वहां पर फिर आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नया लोड आपका यहाँ से बढ़ा, सेल्फ वेट निकालेंगे, नया लोड प्राप्त होगा, नए लोड के आधार पर नया बेंडिंग मोमेंट भी आपका प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद ठीक है, ये डी रिक्वायर निकालने की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्लियर हुआ? ठीक है, ये हमारा क्या होता है, रीडिजाइन होता है। अर्थात हमने इतना देख लिया नहीं, यहाँ से सेफ हमें करना है। ठीक है, सेफ हमें करना है, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, डेप्थ भी हमें पता चल गया, विड्थ भी हमें पता चल गया, हमने जांच भी कर लिया और वो डिजाइन यहाँ पर हमें सेफ भी मान लीजिए मिल गया। अगर सेफ नहीं होगा तो हमें नया बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा और हम उसको सेफ करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, कौन सा स्टेप, 6 नंबर। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रेनफोर्समेंट। ठीक है, रेनफोर्समेंट का हम कैलकुलेशन करेंगे और उसके लिए हम जानते हैं क्या, चूंकि हम जानते हैं यमार इज इक्वल टू ए एस टी इंटू सिग्मा एस टी इंटू जेड, और यहाँ से हम ए एस टी का मान निकालेंगे, यमार पान आएगा सिग्मा एस टी इंटू जेड। ठीक है, और जेड को हम थोड़ा सा तोड़ देते हैं, जे इंटू डी, ये किस में हो जाएगा, डब्ल्यू एस एम में। जब हम लिमिट स्टेट की बात करेंगे, चूंकि हम जानते हैं, ठीक है, एम यू इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू। यहाँ से हमें ए एस टी का मान निकालना है और ये आपका मान आ जाएगा एम यू अपान 0.87 एफ वाई इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू। ठीक है, यहाँ से हमें ए एस टी का मान भी मिल जाएगा। ये किसके लिए है, एलएसएम के लिए है। ठीक है, एलएसएम के लिए है। ठीक है, डब्ल्यूएसएम और एलएसएम दोनों आपको यहाँ से, ठीक है, रेनफोर्समेंट मिल गया। रेनफोर्समेंट यहाँ से आपको दोनों मिल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ बार यहाँ कर लेंगे। नंबर ऑफ बार दोनों में एक ही रहता है, नंबर ऑफ बार यहाँ पर दोनों एक ही रहता है, चाहे एलएसएम हो चाहे आपका डब्ल्यूएसएम हो। एन इज इक्वल टू आपका जो भी आएगा कैपिटल एस टी अपान स्मॉल एस टी। ठीक है, कैपिटल एस टी क्या है, आपका टोटल एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील, और ये आपका क्या है, एक बार का टेंसाइल एरिया। ठीक है, एक बार का एरिया। ठीक है, अब ये कैसे आपका निकलेगा, हम कह सकते हैं क्या कि जो भी मेन रेनफोर्समेंट होता है 12 mm से 50 mm के बीच में आप कुछ भी मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो 50 तक हम नहीं जाते हैं। बीम है सामान्यतः, ठीक है, ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। ठीक है, जो भी बीम है हम सामान्यतः 15 से 30 mm तक ले जाकर के इसी में हम रख देते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। बीम है तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। जबकि अगर लिखने की बात करोगे, जबकि मानने की बात करोगे, ये 12 mm से 50 mm के बीच में आता है। ठीक है, इतना हो गया, नंबर ऑफ बार भी आ जाएगा। अब उसके बाद हम करेंगे चेकिंग। ठीक है, हमने डिजाइन यहाँ पर कर लिया, बी डी बता दिया, स्टील का मात्रा हमने बता दिया, कितना बार पड़ेगा हमने वो भी यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर हम जांच करेंगे, ठीक है, कि क्या यह सेफ रहेगा, क्या यह सेफ रहेगा। ठीक है, सेफ करने के लिए यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, चेकिंग। अब हम चेकिंग करने चल रहे हैं। जब हम चेकिंग करेंगे तो चेकिंग में सबसे पहला जो चेकिंग होगा, ठीक है, चेकिंग फॉर मेन रेनफोर्समेंट। ठीक है, चेकिंग फॉर मेन रेनफोर्समेंट। ठीक है,
अब इसमें देखेंगे तो हम कहेंगे क्या कि मैक्सिमम, पहला हम बात करेंगे मैक्सिमम एएसटी जो भी होगा, ठीक है, मैक्सिमम एएसटी जो भी होगा या अधिक नहीं होगा 0.4, ठीक है, 4 नहीं 4% ऑफ बी इंटू डी, ठीक है, बी इंटू डी, कैपिटल डी रहता है यहाँ पर, ठीक है। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या कि एएसटी अपान बी इंटू डी, ठीक है, और इंटू 100, ये आपका अधिक नहीं होगा किससे, 4 से, ठीक है। अब इसको आप ट्रांसफर कर लीजिएगा, ट्रांसफर करके आप तुरंत काट पीट दीजिएगा, ठीक है। जब काट पीट देंगे तो यहाँ से आपका कुछ मान मिल जाता है। क्या मान मिलेगा यहाँ से आपका मान मिलेगा कि एएसटी अधिक नहीं होगा। अच्छा, कॉलम के केस में 6% हो सकता है, कॉलम के केस में आपका 6% हो सकता है, ठीक है, लेकिन बेन के केस में नहीं होगा। यहाँ पर आपका 0.04 BD, ठीक है, BD कैपिटल डी रहता है, यहाँ पर गलतियां बहुत होती हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। ये हो गया। अब मिनिमम एएसटी की बात करेंगे, अब हम मिनिमम एएसटी की बात करेंगे। दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पर मिनिमम एएसटी, ठीक है, अर्थात न्यूनतम कितना हो सकता है, न्यूनतम कितना हो सकता है, ठीक है। तो न्यूनतम के लिए यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है, न्यूनतम के लिए, अच्छा लिख लिए हो, ठीक है, अच्छा लिख रहे हैं। मिनिमम एएसटी की हम जब बात करेंगे हम कहेंगे यहाँ पर क्या मान आएगा, एएसटी मिनिमम अपान बी इंटू डी और इंटू 100, ठीक है। ये मान कम नहीं होना चाहिए, ये मान कम नहीं होना चाहिए किससे, ठीक है, 0.85 अपान FY से, क्लियर यहाँ से 0.85 अपान FY से। अच्छा, कम नहीं होना चाहिए तो क्या अधिक तो हो ही सकता है ना, बिल्कुल अधिक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से निकालेंगे। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, तो एएसटी मिनिमम इज इक्वल टू जो भी मान आएगा वो आएगा 0.85 BD अपान FY, ठीक है। और इस 100 को भी हम नीचे भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज, इसको हटा देते हैं। चलिए, जब परसेंटेज बात करेंगे 100 से जो है गुणा भाग कर देंगे अपना, ये इतना क्लियर हुआ, ठीक है। यहाँ से हम एएसटी मिनिमम का बात भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहाँ पर यूज करेंगे। कभी कभी आपके प्री में डायरेक्ट इसका मान पूछ लेता है कि FY 250 के लिए न्यूनतम स्टील कितना होगा, ठीक है, तो हमें इस फार्मूले से वहाँ पर निकालना रहेगा, ठीक है। अतः हम यहाँ पर बात कर देते हैं क्या कि एएसटी परसेंटेज, वो भी कौन सा, मिनिमम एएसटी परसेंटेज बात कर रहे हैं कि मिनिमम कितना परसेंट यहाँ पर स्टील पड़ेगा, ठीक है। जब मिनिमम की हम बात करेंगे तो 3 ग्रेड होता है, 3 ग्रेड होता है मिनिमम एएसटी, 3 ग्रेड होता है, ठीक है। तीनों ग्रेड का हम यहाँ पर लिख रहे हैं। एक होता है आपका FE 250, एक होता है FE 415, दूसरा हमारा था FE 500। जब इसके लिए एएसटी मिनिमम की हम बात करेंगे तो हमारा होगा 0.34%, इसके लिए जो हम बात करेंगे 0.22%, इसके लिए हम बात करेंगे 0.17%, क्लियर हुआ। अर्थात यदि FY 250 दिया गया है तो इसके लिए न्यूनतम एएसटी जो भी होगा 0.34% होगा, ठीक है। मिनिमम एएसटी FY 415 के लिए 0.22% होगा, FE 500 के लिए मिनिमम एएसटी का जो भी मान होगा 0.17% होगा। मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम कहेंगे 4%, ठीक है। चाहे जिस ग्रेड के लिए बात करेगा मैक्सिमम कितना होगा 4%, लेकिन मिनिमम के लिए हम कहेंगे ये आपका अलग अलग लिया जाएगा। बताओ क्लियर होने से। अब आपके दिमाग में आएगा वर्किंग स्टेज का है कि एलएसएम का है, ये वर्किंग का है कि लिमिट स्टेट मेथड का है, हम कहेंगे ये दोनों में यूज होता है, क्लियर हुआ, चाहे आपका वर्किंग हो और चाहे आपका लिमिट हो। बताओ क्लियर होने से, ठीक है। इतना सारी चीजें आपको मिल चुकी है ना, ठीक है। ये हमने किसमें जांच कर दिया, किसमें हमने जांच किया, चेकिंग फॉर मेन रेनफोर्समेंट, अर्थात मेन रेनफोर्समेंट ने यहाँ पर चेकिंग किया है। अब दूसरी जो चेकिंग होती है वो सीयरिंग में चेकिंग होती है, किसमें, सीयर में, ठीक है। तो अगला हम जो लिखेंगे दूसरा नंबर चेक इन सीयर, ठीक है। ये हमने मेन रेनफोर्समेंट में चेकिंग किया। अब जो दूसरा हम चेकिंग कर रहे हैं वो हम चेकिंग करेंगे चेकिंग फॉर सीयर। दूसरा चेकिंग फॉर सीयरिंग भी आप कह सकते हो, सीयरिंग में जांच करना, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सीयर फोर्स की, ठीक है। और सीयर फोर्स में आपका निकलेगा V इज इक्वल टू टोटल लोड पूरे के बटा 2, ये किसके लिए रहेगा, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। V इज इक्वल टू
टोटल लोड, ये किसके लिए रहेगा, कैंटिलीवर बीम के लिए, ठीक है। अर्थात अगर सपोर्ट 2 है तो बटे 2 करेंगे, सपोर्ट 1 रहेगा तो बटे 1 करेंगे, ठीक है। अब चलो यहाँ पर देखते हैं कैसे निकलेगा। तो V इज इक्वल टू WL/2, ठीक है, WL नहीं रहेगा, W/2, V इज इक्वल टू WL/2, ठीक है। V इज इक्वल टू W, V इज इक्वल टू WL, ये किसके लिए है, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। इसमें सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, पॉइंट लोड, सिंपली सपोर्टेड बीम यूडीएल, ठीक है। कैंटिलीवर बीम पॉइंट लोड, ये किसमें है, कैंटिलीवर बीम यूडीएल, बता दो क्लियर यहाँ से। और ये कहाँ पर यूज करेंगे हम, WSM का है, ये आपका WSM का है। यहाँ पर हम LSM की बात करते हैं, ये किसका है, WSM का। यहाँ पर हम बात करेंगे LSM का, ठीक है, LSM लिमिट स्टेट मेथड। जब लिमिट स्टेट मेथड की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा VU इज इक्वल टू WU इंटू L/2, ठीक है। यहाँ पर भी आपका रहेगा VU इज इक्वल टू W, ठीक है, उल्टा लिख दिया भाई, ये हम काट दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, WU इंटू L/2, VU इज इक्वल टू WU, VU इज इक्वल टू WU इंटू L, ठीक है। ये किसके लिए है, सिंपली सपोर्टेड पॉइंट लोड, ये किसके लिए, सिंपली सपोर्टेड यूडीएल, ठीक है, कैंटिलीवर पॉइंट लोड, कैंटिलीवर यूडीएल, ठीक है। सारा मान यहाँ पर लिख उठा है, ठीक है। अब सिंपल भाषा में कह सकते हो क्या, सिंपल भाषा में आप कह सकते हो क्या कि जो भी यहाँ पर मान रहता है, ठीक है, उस W में फैक्टर से हम गुणा कर देते हैं। अगर मान लीजिए ये मान निकाल लिए हो तो इसी में 1.5 से गुणा करके हम फैक्टर्ड शियर फोर्स का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। फैक्टर्ड शियर फोर्स का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, किससे, 1.2 से गुणा करके। क्लियर हुआ, शियर फोर्स हमने निकाल लिया यहाँ पर, शियर फोर्स हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब शियर फोर्स के बाद हम क्या निकालेंगे, हम यहाँ पर निकालेंगे नॉर्मल शियर स्ट्रेस। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल शियर स्ट्रेस। क्लियर हुआ, जब नॉर्मल शियर स्ट्रेस की हम बात करेंगे, नॉर्मल शियर स्ट्रेस की हम बात करेंगे, ठीक है, सेकेंड, नॉर्मल शियर स्ट्रेस, ठीक है। ये आपका आएगा टाउ V इज इक्वल टू V/B इंटू डी, ये किस में रहेगा आपका, WSM में। टाउ V इज इक्वल टू BU/V इंटू डी, और ये किस में आपका रहेगा, LSM में। क्लियर वहाँ से ये दोनों मान आपको मिल गए। शियर फोर्स भी आपने निकाल लिया, ठीक है, शियर फोर्स इसके ऊपर मिल जाएगा, और फिर यहाँ पर नॉर्मल शियर स्ट्रेस भी आपने निकाल लिया, यहाँ पर इसका मान आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, अब इसके बाद हम निकालेंगे, ठीक है, परमिसिबल शियर स्ट्रेस, ठीक है, परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट या इन RCC, RCC भी आप कह सकते हो, ठीक है, RCC यहाँ पर आप कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं तीसरा पॉइंट भाई, तीसरा पॉइंट, और तीसरे पॉइंट में हम निकालेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन परमिसिबल शियर स्ट्रेस, ठीक है, परमिसिबल शियर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। ये कंक्रीट का नहीं होता है, वास्तव में किसका होता है, RCC का। अब पीछे जाके देखिए, वहां पर हमने बताया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज ऑफ स्टील, ठीक है, एंड परसेंटेज ऑफ स्टील फ्रॉम टेबल, बता रहे क्लियर से। अब हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ से मैं परमिसिबल शियर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट पता करेंगे, वो भी किसके आधार पर रहेगा, अकॉर्डिंग टू ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज ऑफ स्टील फ्रॉम टेबल। अर्थात हमें टाउ सी का मान निकालने कह रहा है, किसको कह रहा है निकालने को, टाउ सी का।
कि टाउ सिग्मा कहाँ से निकलेगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी क्या, परसेंटेज ऑफ स्टील की। सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, परसेंटेज ऑफ स्टील की। ठीक है, और ये जब परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेंगे हम, ये परसेंटेज ऑफ स्टील आपका P परसेंटेज इज इक्वल टू 100 AST अपान B इंटू डी, यहाँ से निकाल लेंगे। और इसी परसेंटेज ऑफ स्टील के आधार पर हम, ठीक है, इसी के आधार पर हम यहाँ पर टाउ सी का मान निकाल लेंगे। क्लियर हुआ। अब ये जो AST होता है वो आलम पर बची हुई छड़ होता है। ठीक है, ये आप पिछले लेक्चर में पूरा आपको बताए हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, आलम पर बची हुई छड़, और यहाँ से परसेंटेज ऑफ स्टील के आधार पर हम टाउ सी का मान भी निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ। जब टाउ सी का मान मिल गया तो हम कह सकते हैं क्या कि मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस का मान भी निकालेंगे। किसका, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नहीं सॉरी मैक्सिमम ठीक है शियर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट या शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट वहाँ पर आप कह सकते हो। ठीक है, जो भी स्टेप था कौन सा था, तीसरा था। चौथा हम बात करते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मान भी निकाल लेंगे, और जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मान निकालेंगे टाउ सी मैक्स, ठीक है, इसका मान 0.62 अंडर रूट FCK। ठीक है, 62 अंडर रूट FCK लिया जाता है। ठीक है, छोटा हो गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं टाउ सी इज इक्वल टू 0.62 अंडर रूट FCK लिया जाता है। ठीक है, या इसके लिए भी टेबल दिया रहता है, वहाँ से आप देख सकते हो, ना टेबल भी आपको बनवा दिया है। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो गया। अब यहाँ पर हमें चेकिंग करना पड़ेगा क्या शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा कि नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब चलो देखते हैं इफ, ठीक है, टाउ सी बाई 2 इज ग्रेटर देन टाउ वी। फिर दूसरा कंडीशन क्या रहेगा, दूसरा हम यहाँ पर देख रहे हैं ABCD कर दे रहे हैं। A B हम देख रहे हैं क्या, टाउ सी बाई 2 लेस देन टाउ बी। ठीक है, फिर लेस देन टाउ सी। फिर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सी बात कर रहे हैं। ठीक है, टाउ सी इज लेस देन टाउ बी इज लेस देन टाउ सी मैक्स। ठीक है, फिर अगला हम बात कर रहे हैं क्या, टाउ बी इज ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स। देखो यहाँ पर क्या है, टाउ बी का मान कम है टाउ सी बाई 2 से। ठीक है, कोई भी शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, कोई भी शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, नो शियर रेनफोर्समेंट। ठीक है, अब हम कहेंगे कि शियर रेनफोर्समेंट शैल नॉट बी प्रोवाइडेड, क्या यहाँ पर कोई भी शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे। यहाँ पर बात कर रहे हैं टाउ सी बाई 2, टाउ सी बाई 2 से अधिक है लेकिन टाउ सी से कम है टाउ बी का मान। ठीक है, यहाँ पर कहेंगे मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा। इसको हम पीछे बहुत बड़ा सा पढ़ाए हैं, आपको जाके वहाँ पर देख सकते हो। मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट। ठीक है, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट। जब यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर हम कहेंगे क्या कि शियर रेनफोर्समेंट का डिजाइन किया जाएगा, डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। ठीक है, जब यहाँ पर हम बात करेंगे टाउ बी इज ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स, हम कहेंगे यहाँ पर आपका रीडिजाइन ऑफ सेक्शन। ठीक है, डिजाइन का सेक्शन का रीडिजाइन करने की आवश्यकता रहेगी। क्लियर, वहाँ से ये पीछे आपका पूरा एक लेक्चर बना है, वहाँ पर जाके आप देखिए, वहाँ पर हमने व्याख्या किया है। क्लियर हुआ, इतना हो गया। अब मान लीजिए अगर शियर रेनफोर्समेंट का हमें डिजाइन करना है, मान लीजिए शियर रेनफोर्समेंट का हमें डिजाइन करना है, तो जब शियर रेनफोर्समेंट का डिजाइन करना रहेगा तो उसके लिए हम कुछ स्टेप उसके लिए बढ़ाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि शियर रेनफोर्समेंट का हमें डिजाइन करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या, डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। ठीक है, डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। अब इसके लिए सबसे पहले हमें ये जरूरी ज्ञात होना चाहिए, हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि कितने के लिए हम शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन करेंगे, मतलब कितने शियर के लिए हमें शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन करना होगा। हम निकालेंगे यहाँ पर क्या, नेट शियर। ठीक है, फोर्स, और इसका जो भी मान आएगा VUS। ठीक है, VS की हम पहले बात कर लेते हैं, VS। ठीक है, VS इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर हम कहेंगे V माइनस टाउ सी इंटू B इंटू डी। यह आपका है
WSM, ठीक है। जब हम बात करेंगे VQS की, VU माइनस VC, ठीक है, कंक्रीट के लिए। और ये हमारा हो जाएगा LSM, ठीक है। या इसी को अगर हम आगे बढ़ाना चाहें तो VU माइनस टाउ C इंटू B इंटू D, ठीक है। ये भी आपके किसके लिए, LSM के लिए, ठीक है। वही चीज़ है साहब, क्लियर हुआ। अब जो शियर एनफोर्समेंट होता है उसको आप तीन प्रकार से डाल सकते हो, एक केवल वर्टिकल, दूसरा बेंटा बार, तीसरा का क्या होगा, दोनों का कंबाइंड, ठीक है। तो हम जानते हैं बेंटा बार को हम अकेला नहीं प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पर आपका वर्टिकल स्टीरियर भी दिया जाएगा और प्लस बेंटा बार भी दिया जाएगा। वर्टिकल से स्टीरियर को आप अकेले प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम पहले बात कर रहे हैं वर्टिकल स्टीरियर्स के लिए, वर्टिकल स्टीरियर्स। जब वर्टिकल स्टीरियर्स की हम बात करेंगे तो हमें इसकी स्पेसिंग जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, स्पेसिंग ऑफ स्टीरियर्स, स्पेसिंग ऑफ स्टीरियर्स, ठीक है, स्पेसिंग ऑफ स्टीरियर्स, ठीक है। और यहाँ से S का मान आपका आएगा 0.87 FI इंटू ASB इंटू D, और पूरे के बटा आपका आएगा VUS, ठीक है। किसका है भाई, ये LSM का, ठीक है, LSM का है। जब WSM की हम बात करेंगे तो SV हम कर दे रहे हैं यहाँ पर S का मान जो आएगा वो आएगा ASB इंटू सिग्मा SB इंटू D, और अपान में VS, अपान में क्या आएगा यहाँ पर BS, बताओ क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ से ये जो आपका है ये आपका है WSM का, और वो ऊपर वाला क्या है आपका LSM का है। चेंजिंग केवल कहाँ पर होता है, सिर्फ ये चेंजिंग होता है, बस बाकी सारा चीज रहता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ASB जो आपका दिया गया है ये छल्ले का एरिया है, ठीक है। FI क्या है, उसे छल्ले का ग्रेड, ठीक है, अर्थात उसके कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर वही चीज़ है, ठीक है, छल्ले का जो भी आपका डिजाइन स्ट्रेस रहेगा और उस छल्ले का एरिया है, ठीक है। VS आपका क्या है, नेट शियर फोर्स जो यहाँ पर आपने निकाला है, क्लियर हुआ। अब देखिए यहीं पर हमने एक चीज़ और बताया था, जब बेंट अप बार का भी यूज किया गया है तो हम कहेंगे कि VUS को हम VUS/2 कर देते हैं, क्लियर हुआ। तो हम आगे एक लाइन और लिख देते हैं, ठीक है, आगे में और लिख देते हैं, जब बेंट अप बार का यूज किया गया हो, ठीक है, जब when बेंट अप बार आर यूज, ठीक है। जब बेंट अप बार यूज किया गया हो, तो SV इक्वल टू जो भी आएगा FI इंटू ASB इंटू D अपान VUS/2, क्लियर हुआ। क्योंकि हम मानते हैं कि 50% जो भी शेयर होगा वह बेंट अप बार द्वारा रजिस्टर किया जाएगा, ठीक है। अब वही चीज़ हमारा यहाँ पर भी हो जाएगा, अर्थात VUS/2 हो जाएगा। बताओ क्लियर, यहाँ से ही नहीं हुआ, ठीक है। अब जो ये S का मान है, ठीक है, जो S का मान है, ये S का मान वो हमारा, ठीक है, कितना लिया जाएगा, इसको हम हटा रहे हैं। S मिनिमम की हम बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। अब न्यूनतम कितना हमें आवश्यक है, मतलब न्यूनतम स्पेसिंग कितना होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या, यहाँ पर लिख रहे हैं फॉर मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट, फॉर मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट। मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट के लिए अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे S मिनिमम इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं S मिनिमम इज इक्वल टू जो भी होगा 0.87 FI देखते हैं इसको, फॉर मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट। थोड़ा काला हो गया है, ठीक है। शियर रेनफोर्समेंट के लिए जो भी फार्मूला होता है वो हमारा कितना होगा, ASV अपान V इंटू SB, ठीक है, इज इक्वल टू 0.4 अपान 0.87 FI, ठीक है। यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं, और ASB मिनिमम का मान आपको निकल जाएगा, इसको आप तो ट्रांसफर कर दीजिएगा, यहाँ से आपका मान मिल जाएगा, ठीक है। किसका मान हमें निकालना है, SB का मान निकालना है, और SB आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब कोड के अनुसार हम बात करेंगे क्या लिया जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर SV, ठीक है, फिर SV मिनिमम, ठीक है, फिर आपका होगा 300 mm, फिर आपका होगा
0.75D। अब इन सभी में जिसका मान कम होगा विच इज लेस, ठीक है, इतना आपका स्पेसिंग रखा जाता है। आई कोड द्वारा बोला जाए कि इसमें से आपका जिसका मान कम रहेगा वो यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर स्टीरअप को देख लिया। अगर अब बेंटअप बार भी यूज किया गया है, अगर बेंटअप बार यूज किया गया है तो अब बेंटअप बार के लिए भी हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी। अगर बेंटअप बार यूज नहीं किया है तो सिर्फ यही इतना आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो हम दूसरा देखते हैं बेंटअप बार, ठीक है। वर्टिकल स्टीरअप था और दूसरा हमारा क्या है बेंटअप बार। बेंटअप बार, बेंटअप बार की अगर हम बात करेंगे तो वी इज इक्वल टू आएगा 0.707 ASB इंटू सिग्मा SK इंटू डी, ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा। अगर हम बात करेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है, V UB इज इक्वल टू 707 इंटू 0.87 FY इंटू ASB इंटू डी। ये किसके लिए है, ये आपका है LSM के लिए। ये यहाँ से बेंटअप बार भी हो गया, बता क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम यहाँ पर कहेंगे सभी डिजाइन भी हो गया है, चेकिंग हो गया है। अब यहाँ पर अगला आपका लास्ट बच रहा है, ठीक है, लास्ट। अच्छा, इसी में एक चीज और ज्ञात करने को आता है, इसी में एक चीज और ज्ञात करने को आता है कि कितनी दूर तक शियर रेनफोर्समेंट अधिकतम होगा। मान लीजिए पूछते वहाँ पर कि कितनी दूर तक अधिकतम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, या हम कहेंगे कि कितनी दूर तक शियर का मान अधिकतम आ रहा है। जहाँ पर शियर का मान अधिकतम आ रहा है वहाँ पर स्पेसिंग भी हम क्या करेंगे न्यूनतम रखते हैं। जैसे हमने कहा, देखो यहाँ पर क्या कहने का, शियर अगर मैक्सिमम होगा तो स्पेसिंग यहाँ पर जो होगा वर्टिकल स्टीरअप्स का वो क्या होगा न्यूनतम होगा, ठीक है। ये हम जानते हैं सपोर्ट पर शियर फोर्स ज़्यादा होता है तो वहाँ पर स्पेसिंग कम रखेंगे, बीच में शियर फोर्स कम होता है वहाँ पर स्पेसिंग ज़्यादा रख सकते हैं। तो इसके लिए हम कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पर हमने कहा कि हमारा देख रहे हैं तो शियर हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, अर्थात शेयरिंग हमारी कुछ इस प्रकार से बढ़ती है। भाई एक सिंपल सपोर्टेड बीम है तो शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनाते हो, वीडियो पे ऐसे बनाते हो। यहाँ पर हमने कहा कि मैक्सिमम शियर हो रहा है और मैक्सिमम शियर आपका कितना है VU, बता क्लियर हुआ। ये यहाँ से आपका टोटल स्पैन है और टोटल स्पैन हम मान लेते हैं कितना है ये L। बात आती है कि मान लेते हैं कि इतनी दूर तक, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये इतनी दूर तक मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ पर इतनी दूर तक ये मैक्सिमम शेयरिंग हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मैक्सिमम शेयरिंग हो रहा है। तो कितनी दूर तक मैक्सिमम शेयरिंग हो रहा है, ठीक है, हम मान लेते हैं X। अगर हमें यल पता है, अगर X पता हो जाए हम कह सकते हैं कि ये वाली डिस्टेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो शेयर हो रहा है वो आपका नेट शेयर है, यहाँ पर जो शेयर है वो हमारा कौन सा शेयर है, नेट शेयर, ये वाला नेट शेयर है। यहाँ पर समरूप त्रिभुज का नेम लगा दीजिए। असल जब समरूप त्रिभुज का नेम लगाएंगे तो VQ इज इक्वल टू L/2 इज इक्वल टू आपका आएगा VUS/X। बता भाई यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। और जब x का मान निकाल लेंगे तो हम कह सकते हैं कि भैया L/2 में से x घटा दीजिए, इतनी दूर में अधिकतम शेयर होगा। और जब मैक्सिमम शेयर होगा तो यहाँ पर स्पेसिंग क्या करेंगे, हम कम रखेंगे। इसमें शेयर का मान घट रहा है अर्थात स्पेसिंग यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं। बता क्लियर हुआ ना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी मान है 2x की दूरी में स्पेसिंग हम बढ़ा सकते हैं, जबकि इसमें स्पेसिंग न्यूनतम रखेंगे। यहाँ पर हम कहेंगे S मिनिमम, अर्थात न्यूनतम जो भी शियर रेनफोर्समेंट है इसमें प्रोवाइड किया जाएगा और जो हम डिजाइन करते हैं वो हमारा यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ से समझ में आ गया है ना। पीछे में आपको बताया मिनिमम शेयर क्या है, मैक्सिमम शेयर क्या है, वहाँ पर आपको जाकर देख सकते हो, ठीक है। ये हमने यहाँ पर भी निकाल लिया। क्लियर हो, मान लीजिए कोई पूछ रहा है कि कितनी दूर में शेयर का मान ज़्यादा होगा, हम कहेंगे इतने दूर में शेयर का मान ज़्यादा होगा, इतने दूर में शेयर का मान कम होगा। जब शेयर का मान कम है तो स्पेसिंग बढ़ जाएगी, यहाँ पर शेयर मान अधिक है स्पेसिंग घट जाएगी। क्लियर हुआ, ठीक है। अब एक लास्ट बच रहा है जांच, ठीक है, वही चेकिंग करेंगे। उस पर हम आपको याद करने का तरीका बताएंगे, फिर हम अगले क्लास में इसका न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। तो एक लास्ट है उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम याद करने का आपको इसका तरीका भी बता देते हैं, ठीक है। एक चीज और देख लीजिए, लेटरल स्टेबिलिटी क्या है, लेटरल स्टेबिलिटी, ठीक है। चेक इन लेटरल स्टेबिलिटी, तीसरा चेकिंग हम कर रहे हैं, चेक इन लेटरल स्टेबिलिटी, ये क्या है, ठीक है।
जब बी और डी का जो अनुपात है ये अनुपात अधिक हो जाए। जब बी और डी का अनुपात अधिक हो जाए मतलब चौड़ाई कम है और डी का मान क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, जब बी और डी का जो अनुपात है, ठीक है, जो रेशियो है, बी और डी का जो रेशियो मान लेते हैं x, इस x का मान यहाँ पर क्या हो जाए, अधिक हो जाए। तो ऐसे केस में डेप्थ का मान बढ़ा और बी का मान क्या हुआ, घटा। अब जब ये बीम की हम बात करेंगे तो हम कहेंगे देखो जब बी और डी का मान अधिक हो जाता है तो यह लेटरली रूप से, ठीक है, लेटरली रूप से क्या होता है, ये डिफ्लेक्ट होने लगता है। लेटरली रूप से क्या होता है, ये डिफ्लेक्ट होने लगता है। तो जिसे हम कहेंगे क्या कि क्या ये बीम आपकी सेफ रहेगी। अब हम कहेंगे बीम आपकी क्या हो गई, फेल हो गई। हम कहेंगे क्या कि ये कैसे फेल हो रहा है, लेटरली फेल हो रहा है। कैसे लेटरली फेल हो रहा है, तो हम कहेंगे कि इसे फेल होने से बचाने के लिए क्या आवश्यक है, इसके लिए फेल होने से बचाने के लिए क्या आवश्यक है। पहले नंबर तो हम यहाँ पर साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा नंबर कह सकते हैं क्या कि इसके लिए भी कुछ कंडीशन है, अगर उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो लेटरल स्टेबिलिटी में भी क्या होगा, ये सेफ होगा। देखो आपको लिखना होगा, लिख लीजिएगा। हम कह रहे हैं क्या कि जब किसी धर्म में बी और डी का अनुपात अधिक हो जाए, जब किसी धर्म में बी और डी का अनुपात अधिक हो जाए तो वह धर्म लेटरली रूप से बकल होने लगती है, लेटरली रूप से बकल होने लगती है। ठीक है, अब इसको बचाने के लिए कुछ कंडीशन है और उस कंडीशन का हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, देखो कुछ कंडीशन है। ठीक है, तो बी और डी का मान अधिक होता है तब यह बीम क्या करता है, लेटरली रूप से बकल कर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे फॉर सेफ इन लेटरल डायरेक्शन। ठीक है, फॉर सेफ इन लेटरल डायरेक्शन, अर्थात कोई भी लेटरल डायरेक्शन में हमें सेव करना है, मतलब ये बकल ना करे। तो उसके लिए हम कहेंगे क्या, एल ई का मान अधिक नहीं होना चाहिए 60 से, एल ई का मान अधिक नहीं होना चाहिए 60 से, या एल ई का मान अधिक नहीं होना चाहिए 250 बी स्क्वायर अपान डी। ठीक है, बी स्क्वायर अपान डी। ठीक है, ये किसके लिए है, ये दोनों है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। ये दोनों किसके लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। अर्थात एल का मान अधिक नहीं होना चाहिए 60 से। ठीक है, एल का मान अधिक नहीं होना चाहिए 250 से बी स्क्वायर अपान डी। ये किसके लिए है, दोनों ये किसके लिए है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। ठीक है, दूसरा एल का मान अधिक नहीं होना चाहिए 25 बी, या एल का मान अधिक नहीं होना चाहिए 100 बी स्क्वायर अपान डी। ठीक है, 100 बी स्क्वायर अपान डी। और ये किसके लिए होता है, ये होता है कंटिन्यूअस बीम के लिए। ये किसके लिए होता है, कंटिन्यूअस बीम के लिए। बताओ क्लियर हो ना। तो लेटरली रूप से अगर डिफ्लेक्ट होने से बचाना है या लेटरल स्टेबिलिटी में हमें देखना है जांच, तो हम कहेंगे ये कंडीशन भी वहाँ पर फॉलो करना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा हम कहेंगे ये बीम लेटरली रूप से क्या होगा, बकल कर जाएगा, और जब बकल कर जाएगा तो हमारा क्या होगा, फेल भी कर जाएगा। क्लियर वहाँ से। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रख लीजिएगा। हाँ, यहाँ से आपके प्री में भी क्वेश्चन उठ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। चलिए अगला हम देखते हैं, चेक इन डेवलपमेंट लेंथ या बॉन्ड स्ट्रेंथ आप कह सकते हो। ठीक है, अगला लास्ट है, बहुत बड़ा है। कुल मिला के मान चलिए 16 वाला स्टेप रहता है। ठीक है, ठीक है, लास्ट है अगला। लास्ट हम देखते हैं चेक इन डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। तो डेवलपमेंट लेंथ के लिए हमने पीछे क्लास बनाया, वहाँ पर आप जाके देखिए। यहाँ पर हम डायरेक्ट फार्मूला, जल्दी का मान कम नहीं होना चाहिए, बराबर होगा 1.3 m1 अपान v, और प्लस में आपका क्या होगा यहाँ पर एल नॉट। यहाँ पर जो आपका m1 रहेगा वो रहेगा AST इंटू सिग्मा ST इंटू जेड। ठीक है, एल का जो मान रहेगा यहाँ पर वो रहेगा आपका सिग्मा ST इंटू 5 अपान 4 टाउ BD। ठीक है, v का मान जो भी रहेगा यहाँ पर, ठीक है, मतलब v तो आपको पता ही है वर्किंग का है ये, और यल नाट जो रहेगा 12 फाई या डी जो अधिक हो। ठीक है, मैक्सिमम, इन दोनों में जो मैक्सिमम हो। क्लियर है यहाँ से। एल डी का मान लिख लिया, M1 का मान लिख लिया। ठीक है, ये जो AST है आलम्ब पर बची हुई छड़ है, सपोर्ट पर।
ठीक है, सपोर्ट पर जितना बार रहेगा उसी का हमारा लिया जाएगा। ठीक है, ये आपका है WSM के लिए, किसके लिए है ये WSM के लिए। LSM की हम बात करेंगे, LD इज लेस देन आर इक्वल 1.3 M1 अपान VU प्लस L0। ठीक है, यहाँ पर जो आपका M1 रहेगा 0.87 FI इंटू AST इंटू D माइनस 0.42 XU। भाई इसमें आ नहीं रहा है, कहाँ पर लिखें, कई बार हमने आपको बताया M1 वही लिमिट स्टेट वाला ले लीजिएगा। AST सपोर्ट पर जो रहेगा वही आपका यहाँ पर लिया जाएगा। LD जो रहेगा 0.87 FI इंटू 5 अपान 4 टाउ BD आपको टेबल से मिलेगा। और L0 आपका वही रहेगा 12 फाई आर डी। ठीक है, वही चीज मोर जो आपका अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका फाई का मान निकालना है, ये फाई को तुम निकालना है, ये भी फाई को तुम निकालना है। ठीक है, अब फिर यहाँ से हम जांच कर लेंगे। क्लियर हुआ? तो इतना स्टेप है, इतने स्टेप में आपका पूरा बीम का डिजाइन कंप्लीट होता है। अब आप याद कैसे करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, याद इसको कैसे करना है वो चीज़ हम आपको बता देते हैं। ठीक है, एक आध दो बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद कैसे करना है देखो। सबसे पहले तो हम करेंगे डिजाइन। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर डिजाइन। डिजाइन में देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको साइज निकालना है, एज्यूम करना है। दूसरा इफेक्टिव स्पैन निकालना है। तीसरा लोड। चौथा बेंडिंग मोमेंट। पांचवा, ठीक है, पांचवा आपका क्या रहेगा, बेंडिंग मोमेंट के तुरंत बाद डेप्थ। ठीक है, फिर छठवां जो आपका रहेगा, ठीक है, इसमें बी और डी एज्यूम करते हैं, एज्यूम। ठीक है, और ये आपका रिक्वायर्ड रहता है या एक्चुअल रहता है। ठीक है, डेप्थ के बाद AST। इतना हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अब यहाँ पर हम चेकिंग किसमें करेंगे, चेकिंग किसमें करेंगे, तो सबसे पहले जो चेकिंग होगी रेनफोर्समेंट में चेकिंग होगा। इसके लिए मैक्सिमम AST और मिनिमम AST। दूसरा शियर में चेकिंग करेंगे। ठीक है, दूसरा किसमें चेकिंग करेंगे, शियर में। और शियर के लिए V का मान निकालेंगे, टाउ V का मान निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टील, टाउ C। ठीक है, फिर टाउ C मैक्स। ठीक है, इतना। फिर उसके बाद हम चेकिंग करेंगे और फिर यहाँ से हम निकालेंगे VUS और ये आपका आएगा V माइनस VC। ठीक है, उसके बाद S का मान निकालेंगे। उसके बाद फिर किसका मान निकालेंगे, S मिनिमम का मान निकालेंगे। उसके बाद फिर निकालेंगे VV का मान। ठीक है, फिर तीसरी चेकिंग करेंगे। ठीक है, लेटरल स्टेबिलिटी में चेकिंग करेंगे। फिर चौथा हम चेकिंग करेंगे डेवलपमेंट। ठीक है, लेंथ या बॉन्ड में चेकिंग करेंगे। क्लियर हुआ? इतना ही स्टेप आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब यहीं से आप याद कर पाओगे। सिर्फ आप हेडिंग तैयार कीजिए बस, उसके बाद फार्मूला तो आपको तैयार किया ही हुआ होगा, क्योंकि हम शुरू से आज तक जो है इतना पढ़ लिए हैं। क्लियर हुआ? तो बस इतना ही आज हम रोक रहे हैं। इसके बाद हम जो न्यूमेरिकल लगवाएंगे आपका कल। ठीक है, इसको जाकर के आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.